नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र से। बड़ी खबर, 288 सीटों पर रुझान आ रहे हैं। सुबह से ही आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में एनडीए की बढ़त लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए बढ़त बनाए हुआ है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 222 के आसपास सीटें हैं जिस पर बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए, और बीजेपी 127 के लगभग सीटों पर आगे है। शिवसेना शिंदे गुट 56 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार गुट 38 सीटों पर, और महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो 53 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी गठबंधन। बता दें कि कांग्रेस 17 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 19 सीटों पर, जबकि शरद पवार गुट की अगर हम बात करें एनसीपी की तो वो 14 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। रुझान तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि नतीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन रुझानों में जब डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ जाता है, अंतर ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तय हो जाता है कि देखिए सरकार जो है वो किसकी बनने वाली है। तो जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है, क्योंकि 2-3 गुना ज्यादा अंतर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। भले ही कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनावी आंकड़ों के बीच फडणवीस के घर पर बताया जा रहा है कि लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं पीयूष गोयल, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि बातचीत लगातार जारी है। देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल की बातचीत लगातार जारी है, और इन बातचीत के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये तो स्पष्ट हो ही चुका है कि एनडीए की सरकार बन रही है, और इस सरकार बनने के साथ साथ बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आगे की रणनीति कैसी होगी, क्या होगी, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बाकी सीटों पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तो टिकी ही हुई है, क्योंकि सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी आंकड़ों के बीच फडणवीस के घर पर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक उम्मीद, एक आस जगी हुई है देवेंद्र फडणवीस के जहन में भी कि देखिए आने वाले वक्त में हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में हमने देखा कि आधी रात में भी जब शपथ दिला दी जाती है तो फिर उसके बाद किस तरह की चीजें बदल जाती है, या क्या कुछ उसके बाद परिवर्तन हुआ, वो सभी ने देखा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल जो हालात है, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। यानी कि जनता ने ये साफ कर दिया है, ये स्पष्ट कर दिया है कि असली शिव सैनिक कौन है और असली एनसीपी यानी कि ये जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये कौन सी है। यानी कि अजीत पवार गुट पर स्पष्ट इसको आगे बढ़ाते हुए यहां पर जनता दिखाई दी। सरबजीत सोनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सरबजीत, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है? जिस तरह से नागपुर में जो देवेंद्र फडणवीस की जो दफ्तर है वहां पे पार्टी मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता वहां पे आपस में मिठाई बांट रहे हैं। जिस तरह चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से उम्मीद से भी ज्यादा जो सीटें हैं वो भाजपा की तरफ से, भाजपा और एनडीए को मिली है, तो इससे कहीं ना कहीं जो खुशी है वो जो कार्यकर्ता हैं वो जाहिर कर रहे हैं। इसको लेकर बड़े जो नेताएं हैं, चंद्रकांत बावनकुले महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए हैं। जिसके बाद और भी कई वरिष्ठ नेता हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रुझान अभी तक क्लियरफाई हो रहा है, उसके पहले ही जिस तरह से उम्मीद थी कि हालांकि जिस तरह से 148 सीटों पे जो चुनाव लड़ा गया था, जिसमें एक उम्मीद से अधिक कितने राउंड की अभी काउंटिंग हो गई है सरबजीत? जी 7 से 8 राउंड की काउंटिंग अभी बताई जा रही है, ऐसा हुआ है। और भी कई ऐसे उम्मीदवारों के जो काउंटिंग अभी भी पेंडिंग है, लेकिन जो रुझान जिस तरह से आए हुए हैं, जो जहाँ पे काउंटिंग हो चुकी है, पूरे क्लियर हो चुका है, वहां पे कहीं ना कहीं भाजपा की जो बीजेपी मुख्यालय में कैसा माहौल है सरबजीत? जिस तरह से अभी नागपुर में देवेंद्र फडणवीस है वहां पे, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में शाम को आ सकते हैं। जिस तरह से पूरे कार्यकर्ता वहां पे मौजूद है, बीजेपी जो मुख्यालय है वहां पे मिठाइयां जो है बनाने का जो ऑर्डर करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू है, सजाया गया है। तो पूरी तरह से जश्न मनाने का काम जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने दफ्तरों में कर रहे हैं। कितने राउंड की अभी काउंटिंग बची हुई है, ये थोड़ा सा बताइए ताकि स्पष्ट थोड़ा से संकेत मिल सके। जी 7 से 8 राउंड हो चुके हैं। कुछ राउंड जो कहीं अलग अलग जो उम्मीदवारों की जगह पे वहां पे कुछ राउंडिंग बाकी है। तो काउंटिंग अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन
जहां काउंटिंग हो चुका है वहां पे जो उम्मीदवार जीत चुके हैं उनका कहीं ना कहीं ठीक है, स्वागत बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है क्या? जी उनकी तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल अभी उनके प्रतिक्रिया वेटिंग किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत। आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। 7 से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं और इस वक्त आपको बता दें कि पीयूष गोयल से मिले हैं और तमाम नेताओं से मिलने का सिलसिला देवेंद्र फडणवीस का लगातार जारी है। लगातार मुलाकातें हो रही है। इन मुलाकातों के भी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि अब जाहिर तौर पर हलचल तेज हो गई है सरकार बनाने को लेकर। कैसे बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी अब हलचलें जो हैं वो लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और चुनावी आंकड़ों के बीच जिस तरह से हलचल बढ़ती हुई जा रही है, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी गदगद दिखाई दे रही है इस पूरे मसले पर। बीजेपी कार्यालय में मिठाइयां बनने का सिलसिला शुरू हो गया है। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुशाग्र सक्सेना जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है सर आपका। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इस वक्त हम शुरुआत दरअसल कर लेते हैं विजय खैरा साहब से। विजय जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर आप तो सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में। आवाज आ रही है आपको? चले, वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, अभी मुबारकबाद नहीं ले रहे, कह रहे हैं अभी नतीजे जो है वो आना बाकी है। मैं विजय जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर बहुत बहुत मुबारकबाद सर। हम तो आपको मुबारकबाद इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि रुझानों में तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में आप सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही तो मैंने, चलिए सर किसको जाता है श्रेय? श्रेय तो एक ही आदमी है इस देश में, वो है नरेंद्र मोदी जी। उनकी आवाज वो जो बोलते हैं उस पर जनता भरोसा करती है क्योंकि वो वही करके दिखाते हैं। जो उन्होंने आज तक बोला है, इशारे से बोला है, स्पष्ट बोला, वो करके दिखाया है। कभी भी अब देखेंगे वो जो विकास की राह उन्होंने पकड़ी थी वो कहीं कमजोर नहीं होने पाई। और महाराष्ट्र में हमारे पास तो नितिन गडकरी जैसे नेता भी थे, उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी वहाँ अपनी खुद की पकड़ है। और गडकरी जी भी इस बात बहुत क्रियाशील थे। विदर्भ तो उनके पास ही था एक तरह से, और फडणवीस जी के पास। तो मुख्य कारण ये है कि नेतृत्व पे जनता का विश्वास है और जो छोटे समय में काम होगा वो एक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना अपने रास्ते से भटक चुकी थी और असली शिवसेना, इसीलिए ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग, मतलब अधिकांश का बहुत सारे लोग करीब करीब इस तरफ आए शिंदे के साथ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो असली शिवसेना नहीं है। उद्धव ठाकरे में नेतृत्व क्वालिटी नहीं है जो उनके पिताजी ने थी। और जो उनके पिताजी ने, बाल साहब ठाकरे जी ने बोला, उसके सबके खिलाफ उद्धव जी ने काम किया। एक बात वहाँ, दूसरी बात कांग्रेस का कहीं भी हिंदुस्तान में कुछ नहीं है तो वहाँ भी उनकी गिरती है। एनसीपी नेता शरद पवार थे, उनकी पार्टी बट गई। हालांकि वो कोई फाइट वाइट दे भी सकते थे थोड़ी बहुत, तो वो भी उसमें भी यही हाल हुआ। तो महाराष्ट्र में उसके अलावा काम है, अभी लोग कह रहे थे घटना ये हो गई, किसानों का वो हो गया। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि कौन एक सुदृढ़ सरकार दे सकता है, कौन महाराष्ट्र की नब्ज को पहचानता है, कौन गरीबों का भला कर सकता है, कौन ट्राइबल्स के साथ चल रहा है। इस सब में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, एक ही नाम आपको नजर आएगा हिंदुस्तान भर में। सर कुशाग्र जी, मैं ठीक है सर, समझ गए। सवाल इस बात को लेकर है कुशाग्र जी कि हार होना तो ठीक है, लेकिन ये हालात होना सोचा था क्या कभी? देखिए नेहा जी, मैं एक बात से शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि मेरे साथी बीजेपी प्रवक्ता ने, आपने जब पूछा कि इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, मगर ये अच्छा भी लगता है कि भाजपा का असली चेहरा ना देश के सामने हर बार आता है और ये खुद को ही एक्सपोज करते हैं। जनता की याद इन्हें धन्यवाद करने के समय भी सबसे बाद में आई।
अपने स्थानीय राज्य, अपने महाराष्ट्र राज्य के नेतृत्व को इन्होंने धन्यवाद बात में किया। सबसे पहले सिर्फ एक ही रट, मोदी मोदी मोदी। इनको मोदी जी के अलावा ना कुछ आगे दिखता है ना पीछे दिखता है, और इसी अंधेपन में इन्हें ना कभी जनता का हित दिखा है ना दिखेगा। मानता हूँ महाराष्ट्र में इन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज करी है। लोकतंत्र है, जनता का फैसला है, जन भावना जो रही, कुछ फैसले हमारे पक्ष में कभी आते हैं कभी नहीं आते। इससे पहले हमने भी 10 साल सरकार चलाई और महाराष्ट्र ने खुद देखा कि हमने किस तरीके से महाराष्ट्र का चौतरफा विकास किया। मेट्रो दी, बाकी वर्ली सी लिंक दिया, कई सड़कें दी, कई हमने काम करे कांग्रेस के समय में, जिसका महाराष्ट्र की जनता आज भी अच्छे से याद रखती है। मगर अब इनकी बात आप यहीं से देख लीजिए कि जो जनता को उनकी बात पे आएंगे ना, आएंगे सर, आएंगे उनकी बात पे। पहले मुझे ये बताइए कि देखिए, नहीं मुझे ये बताइए कुशाग्र जी, उनकी बात पे भी आएंगे सर, उनसे भी पूछेंगे सवाल। ये बताइए कि आप देखिए ये कंडीशन होगी, मैं फिर वही बात पूछ रही हूँ कि ये कंडीशन होगी, इतनी सी सीटों पर सिमट के रह जाएंगे, ये लगा था क्या आपको? देखिए, लगता तो किसी को भी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमने भी अपने पूरे एफर्ट्स दिए महाराष्ट्र के अंदर और हर चुनाव के अंदर। जैसे कि हर पार्टी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, वो कोशिश हमारी तरफ से थी। कहाँ कमी रह गई सर, कहाँ कमी रह गई? कमी जरूर हम देखिए, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और मैं आपको ये निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, बहुत जल्दी इस एनालिसिस की रिपोर्ट और इस विश्लेषण का जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो हम आपके साथ भी साझा करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी कमी जरूर रही है, मगर हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे अलग अलग राज्यों में ना, इससे पहले राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इससे पहले मध्य प्रदेश की बात करें, फिर आप हरियाणा की बात करें, कमियां तो आप खंगालते रहते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो हालात कांग्रेस की, देखिए एक वक्त ऐसा था जब आप सरकार में थे, जी फुल फ्लैश सरकार चलाते थे। आज ये हालात हैं कि आप महज 19 सीटों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं सर। नेहा जी, अगर आप देखेंगी तो हमने काफी राज्यों में अपना अच्छा प्रदर्शन भी करा है, और यही लोकसभा चुनाव में भी हम सबसे बड़ी पार्टी सांसदों के तौर पर उभर कर भी आए। कितने राज्यों में हो आप? 3 राज्यों में हो, काफी राज्यों में कहा 3 राज्यों में सरकार आपकी है। मैं मानता हूँ हमारी अभी राज्यों में सरकारें कम है, और एक समय हमारा भी रहा है जहाँ राज्यों में सबसे ज्यादा हम थे। इनफैक्ट जितने राज्यों में अब कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, भाजपा की सरकारें आज भी अपने पीक टाइम पे भी भाजपा उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। खैर, मगर वो जो पास की बात है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, अगर पास की बात है, 6 महीने पहले हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा था, सबसे ज्यादा सांसद हमारे जीत कर रहे हैं महाराष्ट्र से। कहीं ना कहीं हमें वो कमी रही कोऑर्डिनेशन की, कहीं ना कहीं हम चूके। और एक बार मतलब ये तो ये बताते ना, स्पष्ट करते हैं महाराष्ट्र की जनता को उद्धव ठाकरे नहीं पसंद आए, आपकी सरकार में कामकाज जो था वो नहीं पसंद आया, शरद पवार नहीं पसंद आए। देखिए, बात पसंद नापसंद की यहाँ पर नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें अभी 6 महीने पहले इतना भरपूर प्यार और समर्थन दिया, हम सबको पसंद है। बस मैं आपको अभी भी एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अब ये लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई से ज्यादा बढ़कर पूरे सरकारी तंत्र के खिलाफ ही लड़ाई बढ़ चुकी है, जहाँ पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सारी सरकारी संस्थाओं का गैर इस्तेमाल किया जाता है। पहले ये बताइए मुझे, ये बताइए सीबीआई, ईडी सर, ये सब पुराने मसले हो चुके हैं, नए मसलों की बात करिए। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने, नहीं एक सेकंड सुनिए ना कुशाग्र, ये मसले ना कल पुराने थे ना ये आज पुराने हैं। अभी आपके सामने आया है कि किस तरीके से अडानी के खिलाफ यूएस ने, जो यूएस संस्थाओं ने, एजेंसीज ने उनके खिलाफ एलिजेंट जो आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ अभी भी हमारे आपने तो कहा था धरावी कर हम कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द कर देंगे, ये भी मसला तो उठाया था आप लोगों ने कि अडानी अंबानी को हम लोग ठिकाने लगा देंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे, हम लोग वैसा कर देंगे, सब जनता ने नकार दिया। देखिए नेहा जी, यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा, हमने ये नहीं बोला था हम ठिकाने लगा देंगे, और हम किसी एक बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है। हाँ। हम खिलाफ है बीजेपी के द्वारा जो खिलाफ किसके है सर, ये तो समझ ही नहीं आता ना। अडानी के साथ जब मंच शेयर करते हैं तब बड़े अच्छे हो जाते हैं अडानी, और उसके बाद जब आप चुनावों में आते हैं तो उन्हीं पर लांछन लगाते हैं, उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। राजीव जी कुछ पूछना चाहते हैं? मैं आती हूँ। जब हमारे देश का मीडिया ही विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार करता है ना सर, ये बड़ी हैरानी। और मुझे देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप लोग इस तरह की बातें बोलते हैं ना, तो सर बोलिए, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, हम लोग आदत में हमारी शुमार हो चुका है। आप लोग अगर ये कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ अगर आप लोगों के साथ भेदभाव करता है तो सर बोलिए। हर 4 गेस्ट हमें ऐसा कुछ ना कुछ बोल के ही जाते हैं, लेकिन हमारा जो काम है हम वो निभा रहे हैं सर।
जी आपका काम है, देखिए आपका काम है कि सरकार जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो प्रश्न आपको मीडिया को मेरा करना काम चाहिए। क्या है सर, वो अब आप नहीं यहाँ पर बताएंगे ना, यही कुशाग्र सवाल सक्सेना नहीं उठेगा बताएंगे। कि जब मीडिया देखिए नहीं देखिए नेहा जी, मेरा जो आपका काम है और वो हमारा- कुशाग्र सक्सेना नहीं बताएंगे सर। मुद्दे पे रहते देखिए, हैं, वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं है। राजीव जी कुछ पूछना चाहते हैं, कुशाग्र जी एक बात बताएं, सुन कुशाग्र लीजिए। जी, कुशाग्र नेहा जी, जी, मैं अभी भी आपको एक बात पहले मेरी बोलूंगा। बात सुन लें, मुद्दे की पहले बात मेरी है, बात छोड़ सुन लें, दीजिए मेरी सर। बात पहले सुन लें, इसके बाद बताएं। विडम्बना है सर, आप लोग ना हमें अपना काम समझाने हैं, दिक्कत है ना आप नहीं लोगों आ पाएगा। हमें भी मीडिया की जरूरत है, आपको हमारा ठीक साथ है, देने की ठीक जरूरत है, आपको भी मीडिया की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। राजीव जी कुछ कहे, सुन ले, पहले बात सुने सुने। विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो ये दुरुस्त चीज बात, कैसे दुरुस्त चलेगी? बात, मैंने आपकी हम बात तो सुन ली। आपसे साथ की अपेक्षा करते हैं। हाँ, ठीक हम है। आप पे आरोप नहीं अरे लगाते हैं। पहले बात हम सुने, आपसे आगे बढ़े, पहले बोल रहे हैं आगे कि बढ़ेंगे, एक ही मीडिया जगह रुके जो रहेंगे। विपक्ष का नाथ है। अरे आप भारत जोड़ने वाले हैं ना, एक ही जगह रुके मत रहिए, जोड़ते रहिए। बात सुनिए। सर हम तो आपको भी बोल रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाइए। हाँ हम ठीक है, आपको भी पहले बात जोड़ेंगे। सुने, हम सब पहले बात सुने। विपक्ष और मीडिया अरे को पहले जोड़ना बात तो बहुत जरूरी सुन है। लीजिए बातें सर, करें बहुत या- बड़ी बात बोली है। ये बड़ा खतरनाक है। बात सुनिए सुनिए सुनिए। आप जहां जी, भारत जोड़ो की बात करते हैं, जहां आप महाराष्ट्र में हम बात करते हैं, नांदेड़ में आपने लगभग 15 दिनों तक कैंप किया था, ठीक है। आपके ही सांसद थे वसंत चौहान साहब, जिनके निधन के बाद नांदेड़ में आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में गए। 1 लाख मतों से वहां पीछे आ रहे हैं। पार्लियामेंट्री की बात करें, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके असेंबली इलेक्शन पे। 1 लाख मतों से वहां पीछे हैं। अब क्या कहेंगे? दूसरी बात, 101 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा है महाराष्ट्र में, 19 तक सिमट कर आ गए हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि इसके बाद जिस तरीके से भगदड़ मची, वहां से कई नेता हटते गए, शिंदे गुट में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए, वहां आ गए, तो ये बात साफ नहीं है कि आप जहां लेके चले थे कि एक तारणहार रहेंगे जो कि पूरे देश को जोड़ने चले हैं, वही आपके बेड़ा पार कर जाएंगे, वो कहीं ना कहीं धीरे पूरी तरह से धाराशाही हो गया? ये बात तो आप मानेंगे ना कि तारणहार चले गए, अब पूरी पार्टी के तारणहार के क्या पूरी पार्टी गर्त में चली जा रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके पास कोई चेहरा नहीं बचा है, क्या कहेंगे? आपको अब मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, आपने बिल्कुल संक्षेप में करेंगे, थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक तो ना समाज की हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर हो जाती है। 6 महीने पहले जब हमने अच्छा प्रदर्शन किया था महाराष्ट्र में, तो वो भारत जोड़ो यात्रा को सब लोग क्रेडिट भी दे रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से काफी फायदा मिला। मैं मानता हूं, मैं अभी भी मान रहा हूं, जन समर्थन जिसके साथ रहेगा, जनता का समर्थन जिसके साथ रहेगा, लोकतंत्र है, जितना भी जो भी वोट हमें मिला, जो भाजपा को मिला, वो सर माथे है। कहीं ना कहीं हम लोगों से कोऑर्डिनेशन में कमी रही है। हम अपने जो प्रदर्शन हमारा 6 महीने पहले था लोकसभा चुनाव में, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए विधानसभा चुनाव में। उसकी समीक्षा हम जरूर करेंगे, मगर मेरा बस एक समीक्षा क्या? आप तो सीधे सीधे कर रहे हैं कि ईडी और वो सीबीआई की बात कर रहे हैं, समीक्षा कहाँ कर रहे हैं? समीक्षा मानते तो आप अपनी गलती मानते कि जिस तरीके से आपने गलतियां की हैं, केवल और केवल आरोप लगाने के बजाय आप कोई एजेंडा लेकर आते, कोई साथ साथ सामने आते, कोई प्रोग्राम लेके आते कि इस तरीके से आगे काम करेंगे। आपने तो वो भी नहीं किया। मैं आपको अब मैं और कैसे बोलूं? मैं आपकी बात का तो देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कोई शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रहे हो और मैं उसी चीज को रिपीट करूं। अपने ही शब्दों को बता दीजिए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं वही मैं स्पष्ट कर अपने ही शब्दों में आपको नेहा जी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 6 महीने पहले लोकसभा में एक अच्छा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने किया था और कांग्रेस के नेताओं ने किया था, कहीं ना कहीं हमसे वो चूक हुई है और हम विधानसभा में उस प्रदर्शन को अच्छा, आपको ऐसा लगता है? नंबर 1 जी हाँ, एक मिनट, आपको ऐसा लगता है कि अगर अकेले चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते बजाय गठबंधन के? देखिए मैंने आपको बोला ना कि हम हमेशा सबको साथ लेने की राजनीति करते हैं। हम में इतना अहंकार और हम लोग कभी उसमें नहीं चलते कि हम ही सब कुछ है, हम ही सर्वे सर्वा है, हम नहीं तो कुछ नाना नहीं। पटोले ने तो साफ किया कि मैं अकेले ही लड़ूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं माने थे, फिर भी आपने साथ साथ गए। नाना पटोले ने तो साफ साफ कहा था। कई ये पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, सब नेताओं को अपनी बात कहने का हक है और क्यों नहीं कहेंगे, जिसका जो विचार है वो रखेंगे। मगर एक कलेक्टिव विचार निकलकर जब आता है तो हमें बहुत खुशी है और हम अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मजबूती से चुनाव लड़े और हम आज भी उनके साथ हैं और हम आगे भी उनके साथ रहेंगे। जितने भी तरीके के रहेगा इंडिया गठबंधन मजबूती से साथ रहेगा। यही इंडिया गठबंधन है जो हम साथ में लड़े। हमने झारखंड में अच्छी जीत दर्ज करी, जहाँ पे हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से प्रताड़ित करा। अब आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने झारखंड में एडी चोटी का जोर लगा लिया, मगर उसके बाद भी ये हारे। तो बात ये इंडिया गठबंधन की नहीं है, बात है स्थानीय मुद्दों की, राज्य के मुद्दों की। जरूर ये बात है कि हम 6 महीने पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए, जिसका जो हमारे वो राज्य के मुद्दे नहीं उठा पाए ना, वो राज्य के मुद्दे नहीं उठा पाए। वो जो राज्य से जनता के साथ जुड़े हुए लोग, देखिए
लोकसभा चुनाव नेशनल इश्यूज पर रहता है, लेकिन राज्य का जब चुनाव होता है वो लोकल इश्यूज पर रहता है। दोनों में अंतर है। हाँ, ये देखिए, अभी भी मैं आपको चैलेंज करके ये कहता हूँ कि अगर अभी भी आप रोड पे निकलेंगे, किसी भी तरह की बात करेंगे, आज भी लोग नौकरी ना मिलने से, बेरोजगारी से, महंगाई से, और ये हर राज्य के मुद्दे हैं, इन सबसे बुरी तरीके से जनता कहाँ परेशान है? लड़ाई कांग्रेस पर, जनता कह रही है, हम तो रिपीट कर रहे हैं, जनता परेशान ही नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि राज्य के मुद्दे, ये जो मुद्दे हैं, ये हर राज्य में कॉमन है, और ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये सरकारी रिपोर्ट, आपको भी पता है कि किस तरीके से इन्हीं के खिलाफ आ रही है। ठीक है रवि जी, क्या ये लोकल इशू उठा पाए? विपक्ष उतने कद्दावर तरीके से सत्ता पक्ष को का पर्दाफाश कर पाया क्या, या नहीं कर पाया? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में जब हम पूरा एनालाइज करते हैं नेहा जी, हाँ। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं मैं, जो 2 लोकसभा चुनावों में रिजल्ट आए थे, उसके पीछे जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरएसएस का रवैया जो था वो कहीं ना कहीं सहयोगपूर्ण नहीं रहा बीजेपी के साथ। चौथी बात, वहां जो अंदरूनी कहीं ना कहीं बातें थी तो वो नुकसान दे गई कहीं ना कहीं, इस वजह से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन जनता ने मैंडेट देके ये साबित कर दिया कि मोदी जी का जादू अभी भी वहां चल रहा है। तो दूसरी बात, महाराष्ट्र चुनावों की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि जिस मोदी जी का जादू लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चला? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं विपक्ष यह बताने में कामयाब रहा कि वहां पे संविधान बदलने वाला है, आरक्षण खत्म होने वाला है, ये सब मुद्दे हावी रहे, और इन्हीं मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं वहां पे नुकसान मिला। दूसरी बात आपको बता दूं मैं, जिस प्रकार से शिवसेना ने 3 दशकों तक बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व की बात की, हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग रही, आइडियोलॉजी वही रही, तो आज महाराष्ट्र की जनता ने यह साबित कर दिया कि परिवार नहीं मायने रखता, मायने रखती है आइडियोलॉजी। मतलब कहीं ना कहीं शिंदे गुट को इतना वोट बैंक देकर कहीं ना कहीं यह साबित हो गया है कि लोग उस आइडियोलॉजी की बात करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं यह जो है शिंदे गुट यह समझाने में कामयाब रहा, बीजेपी समझाने में कामयाब रही। दूसरी बात, अगर आप बात तो अजीत पवार गुट को क्यों वोट ज्यादा मिला, ये तो बताइए जी। शरद पवार के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, देखिए यह बात सही थी। आज सुबह तक भी हमें ये लग रहा था कि शरद पवार जो है, बिल्कुल सही बात आपने पूछी, शरद पवार जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा अपना रुतबा रखते थे, उनको विश्वास भी था, क्योंकि वो पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जड़ से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन उनका फेल होना कहीं ना कहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं कि इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। जिस प्रकार से धुआंधार रैलियां वहां पर योगी आदित्यनाथ ने की, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि शिंदे गुट के आइडियोलॉजी पर लोगों ने वोट दिया, बिल्कुल वहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं जी, देखिए इसका तो पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। बिल्कुल, देखिए मेरी बात समझिए, मैं हिंदुत्व के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वहां पर योगी जी ने लगातार रैलियां की और यह बताने में कामयाब रहे कि जिस प्रकार से हिंदुओं के धार्मिक प्रोग्रामों पर पथराव होते हैं उन्हें रोका जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे, आप बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ये स्लोगन पूरी तरह कामयाब रहा, और ब्रह्मास्त्र के वोट पर है। क्या बात बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हिंदू आइडियोलॉजी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जैसे घटिया और नीचता पूर्ण नारों को, ये जनता का मैंडेट है, ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा सर। आपको बता दूं, ये जनता का मैंडेट है, जनता के मैंने मैंडेट देके बताया है, ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, ये जनता ने उनको मैंडेट देके जिताया है। तो दिख रहा है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, देश की दिशा में ये वो सरकार बनाने जा रहे हैं। मगर जब तक कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, ये बटेंगे और कटेंगे की राजनीति को हम कभी पनपने नहीं देंगे। हम आप भी संविधान की किताबें लेकर जब घूमे थे बनेगी, तो आपने प्रश्न हमारे अभी भी, आप कहते थे आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बातें आपने भी कही थी। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण नारा है देश की राजनीति में जो चल रहा है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे समाज के लिए जहर है, एक नासूर है, जो हमारे खंड करके हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, और हमारी लड़ाई जो है वो इसी तरीके के गंदे नारों पे बिल्कुल बिल्कुल कुशाक जी, आपकी लड़ाई है और आप कहीं ना कहीं इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जीत भी हासिल करेंगे, झारखंड में जिस तरीके से वो दिख रहा है। लेकिन मैं ये बात साफ कह दूं कि किसी भी तरीके से बटेंगे और कटेंगे ये सब चीजें जो है ना वो काम नहीं आई। वो तात्कालिक जरूर दिखता है, लेकिन जो चीजें हैं वो साफ दिख रही हैं कि जो काम हुए हैं, जो आपने वायदे किए, एक तो आपने वायदे किए और वायदे कब पूरा करेंगे, किस तरह से पूरा करेंगे वो साफ नहीं दिखा। आपने लोकसभा में जो नोटों की आपका खटाखट फटाफट की जो बात कही वो सीधे तरह से खत्म हो गया। लेकिन ये चीजें जो है कि महाराष्ट्र में या बाकी और जगहों पे जिस तरीके से देखिए जो काम हुए थे उस काम को लेकर लोगों ने जरूर अपना एक तरह से मैंडेट उसी सरकार में दिया जहां काम हो रहा था, जहां काम हुआ।
आपके वायदे रहे और वायदे वो चले गए किसी और वायदे में। अब आप देखें कि जिस तरीके से जो आंकड़े दिख रहे हैं, अब नेहा ने सवाल पूछा कि अरोड़ा जी से कि आखिर शिंदे गुट को वोट क्यों मिले, एनसीपी में अजित पवार को वोट क्यों। एक बात लोगों के मन में जरूर बात चली कि जैसे महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि केंद्र में नरेंद्र और स्टेट में यानी राज्य में देवेंद्र, ये बात कही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तीनों पार्टियों को लेकर आगे चलने की जो बात कही, एक कोऑर्डिनेशन रहा। कहीं भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे लगा कि तीनों में खींचतान है। आपकी 2.5 साल की सरकार थी, उद्धव ठाकरे अलग चल रहे हैं, शरद पवार अलग चल रहे हैं, कांग्रेस अलग चल रही है। बार बार वो चीज खींचतान चली आ रही थी और वो खींचतान लोगों में साफ दिख रही है कि इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आपने कोई चेहरा ही नहीं तय किया था कि आखिर जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तय बिना चेहरे के आपने चुनाव लड़े थे। बार बार कहे थे कि तारणहार आएंगे और तारणहार आके तिजोरियां खोलते चले गए, तिजोरियों में से कुछ नहीं निकला, जो बात साफ दिख रही है। लेकिन एक बात, क्योंकि आपकी मैं कुशाक जी और आगे बात आ रहा हूं मैं, आपकी जो तैयारियां तो ये थी ना कि आपके कांग्रेस के सारे लोग जीत कर आएंगे और इधर उधर भागेंगे, तो उनके लिए चार्टर प्लेन के ठिकाने किए गए थे कि तेलंगाना में या कर्नाटका में उनको ले जाकर गेस्ट हाउस राजनीति होगी, लेकिन उसका भी मौका नहीं मिला। आप 101 की जगह 101 की चुनाव लड़ते हैं और सिमट कर आ जाते हैं 19 पर। तो ये सारी चीजें कहना कि भाई बटेंगे कटेंगे, ये ज्यादा का हावी हो गया, सीबीआई ईडी ये हावी हो गया, ये नहीं था। ये साफ साफ दिख रहा है कि आपने जो अपनी नीतियां, यानी साफ था कि जो आपने वायदे किए थे वो वायदे चले गए, किसी पानी के बह गए और वो हवा में बह गए और लोगों ने उन्हीं को वोट दिया। लोगों ने उन्हीं के साथ आना मंसूबा जरूरी समझा जो आगे लोगों के लिए हित में काम करें। ठीक है जी नेहा, बिल्कुल। इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं कुशाग्र जी आती हूँ, मैं एक सेकंड के लिए रोक लूँ आपको। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ता है। मैं लौटती हूँ, मैं आती हूँ, आपका रुख करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।